लवलीज़ पराठाज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन और उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हो, प्लीज़ यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो मेरे वीडियो को, मुझे बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ जो नए आ रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और मेरी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलो आप लोग। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट कंसर्न दिखाते हो उसके लिए। तो हम एक और वन शॉट लेकर के आए हैं जिसका नाम है मेटालिक लव। और ये एक रोबोटिक्स पे आधारित वन शॉट होने वाला है जिसमें डबल विंग देखने को मिलने वाले हैं हमें, और एक लान वांगजी होने वाला है। तो हम इस रोबोटिक लव को जो मेटालिक लव में तब्दील होने वाला है उसे हम स्टार्ट करते हैं। एक ऑफिस के अंदर बहुत सारे पेपर को फेंकते हुए एक इंसान कहता है, ये क्या है विंग, ये क्या किया है तुमने। हाँ तुम्हें पता है ना, वो जो बॉस हमारा बाप बैठा हुआ है ना, वो जब आएगा तो वो आते ही सब चीज़ को फायर कर देगा और हमसे वो ब्रांड ख़रीदेगा भी नहीं। उसने इतने सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं और हमने अभी तक उसे एक कुत्ता बना के दिया है और कुछ भी नहीं। विंग कहता है, अरे उसे कुत्ता नहीं बोलते, वो तो रोबोटिक मशीन है ना जो ऑफिस में काम करता है। वैसे भी वो कुत्ता नहीं है, बिल्ली है। और वो धीरे से बोल रहा होता है। तो जियांग चिंग चिल्लाते हुए कहता है, हाँ वही है, जो भी है, कुत्ता है या बिल्ली है, व्हाटएवर जो भी है। और हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ वो जो जिसने पैसे लगाए हैं वो उन सभी चीज़ों को बाहर भेजने वाला है। तो हमें उसे दिखाना पड़ेगा ना प्रूफ कि हमने कैसा रोबोट बनाया है, क्या किया है, नहीं किया है। तुमने उसे एक कुत्ता दिया है। विंग बोलता है, बिल्ली दिया है। तो जियांग चिंग कहता है, हाँ वही बिल्ली दिया है। तो हम उसे हाथी, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, हाथी नहीं, वो रोबोट, हाँ वो रोबोट देना है ना उसे। विंग बोलता है, पहले प्रोनाउंस तो सही करो, क्या हाथी कुत्ता बिल्ली लगा रखे हो वहाँ। जियांग चिंग टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है, विंग सीरियस, अगर वो हमारे सामने आ गया, तुम्हें पता है ना वो हम सब का बाप है, बाप। तो विंग कहता है, हाँ हाँ अलादीन का चिराग, कभी दर्शन ही नहीं देता, कहाँ से घसूँ बताओगे मुझे ताकि वो हमारे सामने आए। उसका पिछवाड़ा भी नहीं दिख रहा जिसे मैं घस दूँ और वो सामने आ जाए। बस 3 साल से सुनता आ रहा हूँ, हम सबका बाप है, बाप है, बाप है, बाप है। कौन सा बाप, सामने तो आए कभी, आता क्यों नहीं है, डरता है क्या हम लोगों से। हाँ बड़ा आया अलादीन का चिराग, इतना बोल करके और वो मुंह आला टेरा बना रहा होता है। जियांग चिंग उसके बाद एक लेक्चर दे रहा था और विंग उसका कॉपी करते हुए बरबर 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 किए जा रहा था और अपने हाथों से ऐसे ब्ला 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 का इशारा कर रहा था। जियांग चिंग जब देखता है कि विंग उसकी नकल कर रहा है पलट करके, तो कहता है, विंग बी सीरियस। तो विंग कहता है, चिंग बी पॉजिटिव सुना है मैंने, ये बी सीरियस क्या होता है। हाँ वैसे भी वो अलादीन का चिराग थोड़ी ना आने वाला है देखने के लिए, हमने कौन सा कुत्ता और बिल्ली बनाया है। हाँ कुछ भी, वैसे भी मुझे लैब में काम है, मैं जा रहा हूँ। पिछले 1 घंटे से मैं तुम्हारी बकबक सुन सुनकर मैं थक गया हूँ। तो जियांग चिंग कहता है, थक गया हूँ। तो विंग कहता है, हाँ वही थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इतना बोल करके वो जैसे ही पलटने वाला होता है तो चेयर रहती है ना, उसमें ठोकर खाते सीधे धड़ाम। कहता, आउच, मेरी नाक, मेरा पेट, मेरा हाथ, जियांग चिंग मुझे लग गई जोड़ों की। और वो रोना शुरू कर देता है। जियांग चिंग आता है, उसे खड़ा करते हुए कहता है, छोटे बच्चे हो क्या। विंग कहता है, छोटा बच्चा ही तो हूँ, इतने छोटे बच्चे को दिमाग देखो तो मुझे कितना काम करना पड़ता है। तो जियांग चिंग उसको झाड़ते हुए करता है कपड़े को, शैतान का पाया है तुमने, तभी तो इतने बड़े बड़े कुत्ते को बनाते हो तुम। विंग कहता है, कुत्ता नहीं है वो बिल्ली है। तो जियांग चिंग कहता है, हाँ वही जो भी है। मेरे मुंह में हमेशा वही क्यों आता है। वैसे तुमसे किसने कहा था उसकी पूंछ को इस तरह से रखो, मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे बस। तो विंग बोलता है, बिल्ली है। जियांग चिंग बोलता है, हाँ वही बिल्ली है। उसके बाद विंग वहाँ से बाहर आता है और अपने आप को झाड़ते हुए आ रहा था। तभी न्यू सेंग आते हुए कहता है, विंगा क्या हुआ अंदर, हाँ आपको डांट पड़ी। वो हंस रहा था तो विंग उसके सर पे मारते हुए, टपली मारते हुए कहता है, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है नहीं है। हाँ, मुझे डांट पड़ी और तुम्हें हंसी आ रही है। हाँ, पता नहीं कौन है अलादीन का चिराग, मेरे सामने आ जाए मैं उसको घिस घिस के ना गंदा नहीं कर दिया ना तो मेरा नाम नहीं। तो नी सेंग कहता है, उसे गंदा करना नहीं कहते हैं, उसे पतला करना कहते हैं। विंग कहता है, हाँ वही जो भी है। हाँ
चलो भी हटो, इतना बोल करके वो वापस से आ जाता है वो लैब में। और एक रोबोट के ऊपर वो काम कर रहा था जो उसी के हाइट का था, उसी के जैसा था। विंग उसके ऊपर वापस से काम करना शुरू कर देता है। विंग भी नी हेसेंग भी उसके साथ काम करने में शुरू हो गया था। यान्सी भी उसके साथ था और सभी उस मेटल्स के ऊपर काम कर रहे थे। सभी को अपना अपना वर्क दिया हुआ था और सब उसको करने में लगे हुए थे। विंग के दिमाग में अचानक से खुराफात आइडिया आता है और कहता है, यान्सी तुमने जो वो इसके ऊपर इसके कवर चढ़ाने के लिए जो तुमने स्किन लाया था वो स्किन मुझे दो। यान्सी कहता है, अब क्या यार तुम्हारे दिमाग में? हाँ। विंग कहता है, कुछ भी नहीं। हाँ, उस अलादीन के चिराग को तो मैं दिखा के रहूँगा कि मैं भी चाइना का मोस्ट बैचलर साइंटिस्ट हूँ। इतना बोल करके उस स्किन के ऊपर वो काम करना शुरू कर देता है। पहले उसके हाथ बनाता है, फिर उसके पैर को बनाता है, फिर उसके टमी और पूरे बॉडी गर्दन वर्दन को बनाता है। उसके बाद अब बारी थी फेस की। वो बहुत तरह का डिज़ाइंस ना लैपटॉप से ढूंढ के निकालता है, कंप्यूटर के बड़े बड़े स्क्रीन पे ढूंढता है कि किसका शक्ल दो, किसका शक्ल दो, किसका शक्ल दो। फिर कहता है, हाँ इतना क्यों तामझाम कर रहा हूँ, मैं खुद का ही दे देता हूँ ना। उसके बाद अपने फेस को स्कैन करके उस मास्क के ऊपर डाल करके उसको कट करना और उसको बनाना शुरू करता है। उसके बाद उस मास्क को ले जा करके उस रोबोट के ऊपर पहना देता है। पहनाने के बाद वो जब पूरा रेडी हो जाता है, उसके अंदर चिप इंसर्ट करने के लिए नियो को बोलता है। नियो उसके अंदर चिप इंसर्ट करता है। उसके बाद उसके अंदर जावा लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग, C++, कंप्यूटर का जो मेन लैंग्वेज होता है वो मेन कोर्स होता है वो। उसके बाद जैसे नॉर्मल लैंग्वेज हिंदी, चाइनीज़, इंग्लिश, पुर्तगीज़, स्पेनिश, जर्मन, टर्कीज़, इस तरह के सारे वो भरा जाता है। फिर पूरा का पूरा विकिपीडिया उसके अंदर चाइनीज़ और अदर लैंग्वेजेस के भरा जाता है ताकि वो हर चीज़ को ढूंढ सके। विकिपीडिया वगैरह सब कुछ इंस्टॉल करने के बाद अब बारी थी उसे टेस्ट करने की। तो विंग कहता है, नी इसे बॉक्स में पैक करो और इसे ले जा करके बीच रोड पर छोड़ के आओ। नी हेसेंग कहता है, क्या? विंग कहता है, उप्स मेरे कान फट गए। तो नी हेसेंग नॉर्मल होते हुए कहता है, विंग तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है ना, हम इसे बीच रोड पे छोड़ के आए। तो विंग एक रिमोट दिखाते हुए कहता है, ये रहा इसका ऑन बटन और ये रहा मेरा घड़ी, इसमें भी एक्सेस है। ये रहा मेरा फ़ोन, इसमें भी इसका एक्सेस है। ये जहाँ भी जाएगा और ये रहे मेरे कान में ब्लूटूथ, मुझे हर बात सुनाई देगी। और वैसे भी ये मेटल है, टेस्ट तो करना पड़ेगा ना, तभी तो उस अलादीन के चिराग को हम इसे सौंपेंगे ना। बड़ा आया अलादीन का चिराग। चाचा चौधरी ना बना दूँ मैं उसे तो फिर मेरा नाम नहीं। ऐसे बोलते हुए ना विंग दांत पीस रहा होता है। नी हेसेंग कहता है, हम इसे सच में टेस्ट के लिए भेज दे। तो विंग कहता है, हम इस पे 3 साल से काम कर रहे हैं, अभी क्या मैं मुहूर्त निकलवाऊँ उसे टेस्ट पे भेजने के लिए? नहीं है, जितना कह रहा उतना करो, ठीक है ना। इतना बोल करके और उसे बॉक्स में रैप किया जाता है। फिर उसे चौराहे पर लाकर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद विंग को कमांड दिया जाता है कि ऑन करो। विंग लैब में बैठा हुआ ही उसको ऑन कर देता है। वो जो कि देखने में बिल्कुल हो विंग के जैसा ही था, तो उसके आगे और पीछे कैमरास लगे हुए थे। यहाँ तक कि उसके हैंड्स में भी कैमरास लगे हुए थे, उसके पैर में भी कैमरास लगे हुए थे कि वो हर चीज़ को कैप्चर कर सके। और उसे कपड़ा भी इस तरह से पहनाया हुआ था कि वो अगर ढका हुआ भी है उसके ऊपर से वो सामने और पीछे हर जगह से वो कैप्चर कर सकता था। उसकी आँख में तो ऑलरेडी कैमराज और स्कैनर्स वगैरह सब कुछ तो अटैच था ही, पर उसके सेफ्टी के लिए, क्योंकि अगर वो उतना प्रोग्राम भी हैंडल नहीं कर सकता है बीच के लोगों के बीच में, तो ऑफिस वर्क कैसे करेगा वो। और रोबोट इसलिए बनाए जा रहे थे क्योंकि आदमी के कामों को वो आसान कर सके। तो विंग ये करता है। और साथ में प्लस ये कि किसी जैसे कोई इंसान अगर अकेला है, वो अकेलापन फील कर रहा है, तो उसे अगर कोई पार्टनर्स चाहिए तो उसके लिए एक ह्यूमन रोबोट भी बनाया जा रहा था जो बिल्कुल ह्यूमन के जैसा हो और आप उसके साथ आसानी से रह सकते हैं। तो ये सारी बातें सोचते हुए विंग वो उसको बोल देता है कमांड ऑन। फिर वो उसके बाद एक्टिव करके छोड़ देता है और फिर कॉफ़ी पीते हुए गाना सुनना तैयार रेडी करता है, जहाँ पे गाना बज रहा था, नाच मेरी रानी नाच नाच नाच। और विंग उस गाने पे झूम रहा था, मुँह में नमकीन को उठा उठा के टप टप करके खा रहा था। पूरा नमकीन खा चुकने के बाद वो पानी पीता है। फिर कॉफ़ी पीते हुए कहता है, हाँ मैं थक गया हूँ और मैं सोना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे लिए कोई तकिया और बेडशीट ला दो भाई, मैं वहाँ पे घुस के सो जाऊँ। फिर वो आसपास देखता है तो हाँ ना यान्सी था ना ही नी हेसेंग था। वो कहता हाँ, काम हुआ नहीं कि ये लोग निकल लिए, लगता है मुझे यहीं सोना पड़ेगा। फिर वो अपना एक पैर दोनों पैर उठा करके मेज़ पे डालता है और उसे कुर्सी पे पसर के वो सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम विंग से मिलते हैं
जो हमारा रोबोट वाला विंग है, और मैं से उसे विंग 2 बोलने वाली हूँ, ठीक है। तो या फिर टर्टल बोलने वाली हूँ। तो हम चलते हैं टर्टल की तरफ। टर्टल हमारा रोड पे चलते जा रहा था। वो हर चीज़ को स्कैन कर रहा था, पेड़ को, आते जाते गाड़ियों के अंदर जो कुछ भी हो रहा था उसे, लोग जो आ जा रहे थे उसे, वो चल रहा होता है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही चल रहा था वो, सब कुछ वो नॉर्मल ही कर रहा था, लेकिन हर चीज़ को वो स्कैन करता जा रहा था, पढ़ता जा रहा था। लोगों के ऊपर स्ट्रेस लेवल को भी वो पढ़ पा रहा था, क्या क्या चल रहा है वो सबको भी वो पढ़ पा रहा था। वो जाते जाते एक कार के पास रुकता है जहाँ पे 2 लोग किस कर रहे होते हैं। विंग उस कार के पास खड़ा हो जाता है और विंडो के अंदर तक स्कैन करते हुए लोगों को देखता है जहाँ से ऐसे की आवाज़ें आ रही थी। विंग बड़े गौर से अपना मुंडी टेढ़ा करते हुए उस सीता की तरफ घूर रहा होता है। जैसे ही उस लड़की को लगता है, क्योंकि अंदर से तो दिखता है ना, वो चिल्लाती है आहा। के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को उस तरफ इशारा करती जहाँ से विंग मुंडी टेढ़ा करके उन दोनों को देख रहा होता है। उसका बॉयफ्रेंड विंडो नीचे करते हुए कहता है, हे तुम क्या देख रहे हो? हाँ। विंग कहता है, तुम क्या कर रहे थे? हाँ। तो वो लड़का कहता है, हम लोग वो किस कर रहे थे, समझे तुम? विंग कहता है, किस क्या होता है? तो वो लड़का कहता है, किस जब एक लड़का और लड़की किस करते हैं, आई मीन दोनों लिप्स टू लिप्स को टच करते हैं, तो उसे किस करना कहते हैं। विंग कहता है, तो मैं भी तुम्हें करने वाला हूँ। इतना सुनना था तो वो कहता है, तुम पागल हो गए हो, तुम अपने बॉयफ्रेंड को जाके करो ना। विंग कहता है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो लड़का कहता है, तुम सच में पागल हो गए हो, जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो, ठीक है ना। तो विंग कहता है, कौन सा काम करना है तुम्हें? हाँ बताओ मुझे। वो कहता है, तुम जाओ और वहाँ क्लब है, वहाँ जाके पता चल जाएगा तुम्हें कि किस करना किसे कहते हैं और 1 नाइट स्पेंड करना किसे कहते हैं, ठीक है ना। विंग कहता है, ओके। इतना बोल करके वहाँ से सीधे जहाँ पे उसे रेट्रो क्लब दिख रहा था, मतलब होर्डिंग दिख रही थी, वहाँ आता है। वो वहाँ से जाने लगता है। फिर थोड़ी देर जाने के बाद वापस आता है और उसको कहता है, शीशा पे नॉक करते हुए कहता है। तो वो शीशा नीचे करते हुए कहता है, अब क्या है? तो विंग कहता है, आई एम सॉरी। वो कहता है, बस इतना बोलने के लिए तुम वापस आए? वो कहता है, हाँ, मेरे मास्टर ने कहा है मुझे लॉयल और डिसिप्लिन में रहना है। ओके, मैं अब जाता हूँ। इतना बोल कर विंग वहाँ से चला जाता है। वो आदमी पीछे से बड़बड़ाते हुए कहता है, बड़ा अजीब इंसान है, रोबोट की तरह बात कर रहा था। मुझे क्या, अब वैसे चलो बेबी, हम दोबारा से किस करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो लोग, भाई साहब, हे प्रभु, अपने कार्यक्रम में लग गए थे। वही विंग उस होर्डिंग को देखते हुए कहता है, रेट्रो क्लब। फिर वो उस क्लब के अंदर जाने लगता है तो वहाँ जो 2 बाउंसर्स खड़े थे वो कहते हैं, ए बच्चे, कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ। विंग जो कि अभी आराम से सोया हुआ था, वो बस आराम से सो ही रहा था अभी। वहीं दूसरी तरफ हमारा टर्टल उन दोनों बाउंसर्स को कह रहा था, मुझे अंदर जाना है। तो वो बाउंसर्स कहते हैं, तुम्हारे पास है क्या? वो कहता है, पास क्या होता है? हाँ। फिर वो बाउंसर्स हंसते हुए कहते हैं, इसके पास नहीं है, ऊपर से पूछ रहा है पास क्या होता है? हाँ। फिर वो कहता है, बच्चे, एक बैच होता है जिसको लेकर के तुम इसके अंदर आ सकते हो। तो विंग कहता है, वो कैसा दिखता है? मुझे नहीं पता है। वहीं अंदर से लान वांगजी ड्रिंक करते हुए बाहर आ रहा था। उसने लेदर वाली जैकेट पहनी हुई थी और जीन्स पहना हुआ था और वो बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रहा था। उसके पकड़ते हुए उसका सेक्रेटरी जो कि उसका सेक्रेटरी था, उसको पकड़ के बाहर लेके आ रहा होता है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा ड्रंकन हालत में था, वो ऐसे न गिरते पड़ते सीधे विंग के पास आके उसके ऊपर लैंड करता है। विंग तो एक रोबोट था तो उसको संभाल लेता है और कहता है, क्या आप ठीक हैं? तो वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हे क्यूटी, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। विंग कहता है, आई एम नॉट ब्यूटीफुल सर। तो वो लान वांग जी कहता है उससे, तुम रोबोट हो क्या?
रोबोट की जैसे बातें कर रहे हो हाँ? तो विंग बोलता है यस सर। उसके बाद वो बोलने ही वाला था आई एम रोबोट, तभी वांग जी बीच में कट करते हुए कहता है हे क्यूटी तुम यहाँ क्या कर रहे हो हाँ? विंग कहता है मुझे अंदर जाना है सर, बट ये कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं? वांग जी कहता है अंदर क्यों जाना है तुम्हें? विंग बोलता है मुझे जानना है। तो वांग जी बोलता है क्या जानना है तुम्हें क्यूटी? विंग बोलता है मुझे जानना है कि किस कैसे करते हैं और वन नाइट स्टैंड क्या होता है। जैसे ही वन नाइट स्टैंड की नाम सुनता है, विंग जो कि लैब में सो रहा होता है वो ऐसे ना थोड़ा सा गर्दन नहीं जैसे सोते सोते झुक जाती है तो टेढ़ा होता है ना, वैसे हुआ था। और जब उसने वन नाइट सुना धड़फड़ा के बैठ जाता है और कहता है वन नाइट किसके साथ ये वन नाइट करने वाला है? ओह नो। तभी वांग जी कहता है तुम्हें वन नाइट करना है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा अडोरेबल हो, बनी के जैसे, छोटे छोटे बनी के जैसे। विंग बोलता है टर्टल बोलता है बनी कौन है? वांग जी बोलता है मैं बताता हूँ तुम्हें, चलो। इतना बोल करके वो टर्टल के हाथ को खींचता हुआ लेके जाता है और अपने कार में डाल देता है। विंग जब सुनता है तो कहता है, मतलब वो अभी भी लाइन पे ही था। टर्टल कहता है तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो हाँ? विंग कहता है ओह नो, फिर 57 को लेके जा रहा है कोई, वो भी ओनर टेस्टिंग के लिए। विंग धड़फड़ा के अपनी जगह से उठता है, फ़ोन लेता है और भागना शुरू करता है। फिर उसे याद आता है ओ शिट, उसने तो जूता पहना ही नहीं है। फिर वो वापस आता है और दोनों जूता को हाथ में लेके दौड़ना शुरू। जब वो बाहर आ रहा था तो नी हुसैंग और यांसी वापस आ रहे थे लैब में। कहता हे हे विंग विंग, और नी हुसैंग कहता विंग कहाँ जा रहे हो आप? विंग कहता है मरने। फिर कहता है नहीं मैं आ रहा हूँ, तुम लोग ध्यान रखना लैब का, ठीक है ना? उसके बाद वो कहता है फिर 57 तुम कहाँ भाग गए? उसके बाद वो अपना जो उसमें इंडिकेटर रहता है ना कि कहाँ कहाँ जा रहा है, तो वो अपनी कार में बैठता है। पहले तो वो जूता पहनता है एंड देन वहाँ से भगाना शुरू करता है कार को। भगाते हुए देखता है कि वो शहर से बाहर दूर कहीं जा रहा है। वो वहाँ उसके पीछे पीछे आता है। 15 मिनट के बाद उसकी कार अभी वांग जी के मेंशन के घर के सामने खड़ी थी। अब वो सोच रहा था अंदर कैसे जाऊँ इससे पहले कि पता चल जाए कि वो रोबोट है। नो 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 नो, कुछ करो विंग, कुछ करो। और विंग अपने मुंह में हाथ को लेकर के नाखून चबा रहा होता है और कहता है नहीं नहीं मुझे कुछ करना होगा। तभी उसे सुनाई देती है टर्टल बोल रहा होता है हम कहाँ हैं? वांग जी कहता है तुमने कहा था ना हम वन नाइट स्टैंड करने वाले हैं यही रहो, मैं सावर लेके आता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बॉडी से आ रहे स्मेल को तुम्हारे ऊपर कोई भी बुरा असर हो, ठीक है ना? तुम बहुत क्यूट हो, तुम यही वेट करो मेरा, मैं जस्ट सावर लेके आता हूँ। विंग कहता सेट 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 क्या करूँ? उसके बाद कहता हाँ कूद के जाता हूँ। फिर वो देखता है कि कहाँ से कूदे। बाउंड्री बॉल थी, जैसे तैसे करके वो चढ़ता है। चढ़ने के बाद उधर कूदता है। उसके हाथ में थोड़ी सी खरोच भी आ गई थी, बट वो डोंट माइंड नहीं करता। और मेरे घर में बर्तन पटके जा रहे हैं। उसके बाद वो बचते बचाते अंदर आता है। अंदर आने के बाद डोर पे पास लगाना था। वो कहता सेट ये क्या मुसीबत है। फिर वो उसे हैक करता है और उसके पासपोर्ट को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि वो खुद एक साइंटिस्ट था तो उसके लिए इजी था। फिर वो अंदर आता है, जहाँ देखता है कि टर्टल सोफा पे बैठा हुआ है। वो उसको कहता है फिर 57 फिर 57 फिर 57। टर्टल इधर उधर मुंडी घुमा के देख रहा होता है कि कौन बोल रहा है भाई। फिर वो पीछे देखता है तो कहता है मास्टर मास्टर। वो कहता है चुप हो जाओ मेरे बाप, चुप हो जा चुप हो जा। फिर उसके पास आता है, उसको खींच के लाते हुए कहता है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो हाँ? टर्टल कहता है मुझे जानना था वन नाइट स्टैंड कैसे होता है। विंग कहता है तुम्हें वन नाइट स्टैंड करनी है? माय गॉड सेट, तो तुम यहाँ से जाओ, ठीक है? फिर अपना कोट उसे पहनाते हुए कहता है चलो 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 निकलो चलो चलो। और वो दोनों जाने वाले होते हैं। तभी वांग जी सावर लेके आ गया हुआ था और कहता है हे क्यूटी वेयर आर यू? हाँ तुम छुपन छुपाई खेल रहे हो। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि करे भी तो क्या करे। वो टर्टल को ले जा करके पर्दे के पीछे छुपा देता और कहता है जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ से हिलोगे नहीं, तब तक अपने आप को रिचार्ज मोड में ऑन करो और रिचार्ज करो खुद को, ठीक है ना? टर्टल कहता है ओके मास्टर
ओके मास्टर, इतना बोल करके टटल रिचार्ज मोड ऑन करके उस पर्दे के पीछे खड़ा हो जाता है। विंग जो कि बैक की तरफ मुड़ा हुआ था, तो जैसे ही वांग जी हॉल में आता है तो कहता है, ओ तुम यहाँ हो, हाँ माय क्यूटी, लेट्स गो। विंग उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, हाँ हाँ, कहाँ जाना है हमें सर? वांग जी कहता है, अरे तुम तो और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, या मेरी आंखों का धोखा है? विंग जो कि थोड़ा सा हड़बड़ाया हुआ लग रहा था, वहीं वांग जी कहता है, वेट, तुम यहीं रुको, मैं जस्ट अभी आता हूँ कुछ चीज़ों को लेकर के। विंग कहता है अपनी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए, मुझे क्या करना होगा सर? तो वांग जी उसे कहता है, यहाँ पे बैठो। उसके बाद विंग को ला करके वो बेड पे बैठा देता है। फिर वो अपने ही बेडरूम में जो एक स्टडी जैसा दरवाज़ा बना हुआ था उसे प्रेस करता है और उसके अंदर वो चला जाता है। उसके अंदर जाने के 5 से 7 मिनट बाद वांग जी बाहर आता है। उसके बाल थोड़े से बिखरे हुए थे, मिस्टअप थे, और वो बाहर आते ही कहता है, तो तुम वन नाइट स्पेंड करना है, हाँ? विंग जो कि बहुत ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा था और अभी वांग जी की वॉइस सुन करके वो थोड़ा सा डर भी गया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि थोड़ा देर पहले जिस पर्सन ने उसे बेड पे बिठाया है, क्या ये वही पर्सन है? विंग को कुछ भी ना बोलता हुआ देख करके वांग जी उसके पास आता और कहता है, मैंने पूछा कि तुम्हें वन नाइट स्पेंड करना है, हाँ? विंग कहता है, जी 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 सर, मुझे करना है। वांग जी कहता है, ठीक है फिर आओ। इतना बोलने के साथ ही विंग को वो बिना कुछ वार्निंग दिए, बिना कुछ बोले, सीधे उसके बालों को खींच करके उसके हेड को ऊपर की तरफ करता है एंड देन उसे किस करना शुरू कर देता है। विंग जो कि इन सभी चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं था, वो उसे पुश करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वांग जी उसके हैंड्स को पीछे कर देता है और उसके लिप्स को टंग सहित वो बाइट कर रहा था। उसे शक नहीं कर रहा था, बाइट कर रहा था बहुत ब्रूटल तरीके से, और वो विंग को मौका नहीं दे रहा था कुछ भी बोलने का, कहने का, सांस लेने का या वॉट एवर जो भी। विंग जो कि पूरी तरह से छटपटा गया था। उसके बाद वांग जी उसे किस करके छोड़ना हुआ ही था। विंग उठने का ट्राई करता है, उससे पहले ही वांग जी उसे बेड पे सीधे फेंक देता है एंड देन उसके ऊपर आकर के उसके एटम एप्पल को बाइट करके वहाँ पे सक करना शुरू कर देता है। ऐसे करते करते वो उसके जो उसने टी शर्ट पहना हुआ था उसके अंदर अपने हाथों को ले जा रहा होता है। विंग लाइक इस तरह के साउंड्स वो निकाल रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी उसके टी शर्ट को निकाल के फेंक देता है। उसके थाई के ऊपर उसके हाथ, हैवी हाथ चल रहे होते हैं और वो पूरे बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा होता है। विंग जो कि टर्टल को यहाँ पे सेव करने आया था, बेचारा खुद का ही बैंड बच गया और उसका वन नाइट स्पेन हो रहा था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसकी वर्जिनिटी आज लूज होने वाली है। उसे बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी हो रहा था। वो धक्का देते हुए कहता है, सर प्लीज़, मुझे नहीं करना है। वांग जी अपनी दोनों फुल लस्टी आइज के साथ में उसे घूरते हुए कहता है, तुम यहाँ खुद चल के आए हो और जब शिकार खुद चल के आता है तो शिकारी का फर्ज बनता है उसका शिकार करे। इतना बोल करके वो उसके टांगों को लेता है एंड देन उस पर बाइट कर देता है। वो इतनी जोर से बाइट किया था कि उसके पैर पे उसके दांत के निशान बन गए थे। उसके बाद वो धीरे धीरे से उसके पैंट्स के अंदर अपने हाथ को डालना शुरू करता है। वो जिसने जीन्स पैंट पहना था तो थोड़ा ही दूर उसका हाथ गया था। उसके बाद उसका हाथ रुक जाता है। उसके बाद फिर वो उसके जीन्स को अनटक करना शुरू करता है। जैसे वो खोलना शुरू करता है, विंग कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है, मैं अच्छे से कर रहा हूँ, इसलिए हेल्प करो, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। इतना बोल करके उसके जीन्स पैंट को भी खोल के सीधे निकाल के फेंकता है। विंग उसके सामने अंडरपैंट्स पे था। वो अपने पैरों को ऐसे पूरा कडल करके बैठा हुआ था। वांग जी कहता है, हाँ रियली? अब ये मत कहना कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, हाँ? और वैसे भी तुम खुद यहाँ आए हो। तो इतना बोलने के साथ ही वांग जी उसके ऊपर पूरा आ चुका था और उसके पूरे बॉडी को ना वो मसल रहा था बहुत बुरी तरीके से। विंग जो कि छटपटा रहा था उसके नीचे चप करके, वो कहता है, आप प्लीज़ छोड़ दीजिए ना, मुझसे गलती हो गई, मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ सर, प्लीज़। वांग जी इतना बोलना हुआ भी नहीं था विंग का। वो उसके ऊपर से उठता है एंड देन विंग को पीछे से पलट देता है। पलटने के साथ उसके ऊपर आ गया था। पूरा वेट उसके ऊपर था, विंग के ऊपर, और वांग जी उसके बैक को ऐसे लिक कर रहा था, सक कर रहा था। उसके नेक के पास में उसे लिक कर रहा था, जिसकी वजह से विंग की पूरी बॉडी अराउज हो रही थी। वांग जी अपने एक हाथ से विंग के निपल्स को ग्रैब करके स्क्यूज कर रहा था और बैक से उसके पीठ की तरफ से वो उसे लिक कर रहा था।
सब कर रहा था, बाइट भी कर रहा था, अपने हाथ का भी यूज कर रहा था, उसके पूरे बॉडी को वो एक्सप्लोर कर रहा था बैक से। उसके बाद फिर वो उठ के बैठ जाता है, उसके पैंट्स को नीचे करता है, उसके बट पे 2-4 थप्पड़ लगाते हुए कहता है सो प्लम्पी, आई रियली लाइक इट। इतना बोल करके उसके पैंट्स को थोड़ा सा नीचे कर देता है। उसके बाद फिर एक पैर उठा करके उसके पहले पैर को निकालता है, फिर दूसरे वाले को निकाल कर फेंक देता है, फिर अपना वाला निकालता है। उसके बाद अपने हाथ डिक को विंग के बट के ऊपर रब करना शुरू करता है। विंग कहता है ये आप क्या कर रहे हैं, आप सीरियसली मेरे साथ वो सब करना चाहते हैं? वांग जी कहता है छोटे बच्चे हो क्या? हाँ, चुपचाप से लेटे रहो, वरना फिर मुझे हार्ड होने के लिए मत कहना। इतना बोल करके वांग जी अपने डिक को उसके बट होल के ऊपर ऐसे रब किए जा रहा था। विंग जिसको अब लग रहा था अब तो वो गया, क्योंकि अब उसका कुछ नहीं हो सकता। और उसे टर्टल पे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसकी वजह से उसका ये फर्स्ट वर्जिनिटी वो लूज करने वाला था। तो वो ऐसे बेक करते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए कहता मेरा ये फर्स्ट टाइम है सर। वांग जी थोड़ा सा शॉक हो गया था, फिर उसके ऊपर से हट जाता है और उसको आगे की तरफ पलटते हुए कहता है रियली, क्या तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? विंग चुपचाप से हाँ में मुंडी हिला देता है। उसके बाद वो अपने हाथों से उसे प्रिपेयर करना शुरू करता है। धीरे धीरे वो करता जा रहा था। जैसे ही तीसरी उंगली उसकी इन जाती है, वो चीखता है और बेट को ग्रैब कर लेता है, लेकिन हैवी सांसों के साथ में। वांग जी अपने हाथ से उसे थ्रस्टिंग दे रहा था बहुत बुरी तरीके से, और विंग ऐसे के साउंड्स निकाल रहा था और वो बेचैन हुए जा रहा था। वांग जी उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुका था। उसके बाद हाथ निकालने के साथ ही वो अपनी हार्डी को उसके अंदर सीधा इन करता है। विंग को तो लग रहा था मानो कि जिससे प्राण उसके गले तक आ गए हों, और वो एकदम आंख फाड़े वांग जी को देख रहा था। वांग जी बिना मौका गवाए उसके लिप्स को कैप्चर करके उसे वापस से बाइट करना शुरू कर देता है, और नीचे वो थ्रस्टिंग पे थ्रस्टिंग किए जा रहा था कंटिन्यूअसली। ये उसका हॉट राउंड सेशन बहुत अच्छे से चलता है। वो एकदम ब्रूटल तरीके से उसके साथ वो सब कर रहा था। विंग को वो पूरी तरह से मेस्ड अप कर चुका था। लिटरली लास्ट में वो दोनों ऑर्गेज्म तक थे और एक दूसरे को होल्ड किए हुए थे। वो सब कुछ हो जाने के बाद विंग बाजी को हटाने का ट्राई करता है। वांग जी ने विंग को बहुत बुरी तरीके से ग्रैब किया हुआ था और खुद को हटा भी नहीं पा रहा था। विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वांग जी भी उसके ऊपर लेटा हुआ सो गया था। वांग जी अचानक से विंग की नींद रात के 2-2:30 बजे के आसपास खुलती है, तो वो उसे याद आता है सिट टर्टल। फिर वो धीरे धीरे करके वांग जी को अपने ऊपर से हटाता है। जैसे उठ के बैठता है, उसके अंदर जितना भी स्पर्म्स था वो सभी बेड पे गिर जाता है। फिर उसके बाद वो जल्दी से उठ के बाहर आता है। आने के साथ ही अपने कपड़ों को कलेक्ट करता और पहनना शुरू करता है। अपना फ़ोन और जो कुछ भी उसका सामान गिरा पड़ा था वो सब कुछ उठा लेता है, एंड देन टर्टल को जल्दी से रिचार्ज मोड से ऑन करके उसे लेकर के उस पैलेस से बाहर कूद के जैसे आया था वैसे निकल आता है। इस चक्कर में वहाँ पे विंग का एक कार्ड वहाँ पे गिर जाता है। अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग में वांग जी जब नींद से उठता है तो वो पूरा नंगा था, उसे रात वाला सब कुछ याद था। फिर वो उठता है और जैसे ही बेड से नीचे आता है उसको किसी चीज़ की आहट होती है अपने पैरों के नीचे। जब वो देखता है तो वहाँ पे एक आईडी कार्ड था जहाँ पर लिखा हुआ था साइंटिस्ट वी वू जियान, और वहाँ पर रिसर्च सेंटर का नाम भी लिखा हुआ था जो त्यांग था। वो देखने के बाद कहता है ओह, तो तुम यहाँ काम करते हो। फिर वांग जी वैसे ही मेस्ड अप कंडीशन में वॉशरूम जाता है। वॉशरूम से आने के बाद वो शावर लेके आया था। आने के बाद जैसे ही वो क्लोजेट में जाता है वहाँ पे उसे अपना ही क्लोन जो उसके जैसा ही हूबहू दिखता था। जिस तरह से विंग ने अपना क्लोन बनाया था वैसे ही वांग जी ने भी अपना क्लोन बनाया हुआ था। वो वहाँ पे रिचार्ज मोड में ऑन था। वांग जी उसे ऑफ करके उसे ऑन करता है और कहता है तुम फुल रिचार्ज हो? तो वो जो था वो कहता है हाँ मैं रिचार्ज हो गया हूँ। वांग जी अपने अपने एक एक कपड़ों को निकाल रहा था और पहन भी रहा था, और उसे बोलता है सेम मेरे जैसे कपड़े, या तुम्हें जो पहनना है पहन लो। फिर वो जो रोबोट था वो जो वांग जी का था वो पहन लेता है और कहता है मैं कैसा लग रहा हूँ? वांग जी कहता है परफेक्ट, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाकी तुम्हें पता है ना क्या करना है। वो रोबोट कह देता है ठीक है। इतना बोल करके वांग जी जब तक रेडी होकर आता तब तक वो रोबोट वांग जी के लिए ब्रेकफास्ट बना चुका था। वांग जी ने जो रात को कांड किया था उन सभी चीज़ों को वो समेट चुका था। समेटने के साथ ही धोने वालों को धो चुका था। मतलब वो जितना देर में वांग जी रेडी होता है उतना देर में उसका जो रोबोट था वो सब कुछ कर चुका था। वो सब करने के बाद वांग जी टेबल पे आकर बैठता जहाँ पे ब्रेकफास्ट लगा हुआ था। वो खाते हुए बोलता है तो तुम्हें वो लड़का कहाँ मिला था?
तुमने कहा कि वो एक रोबोट है, पर वो तो ह्यूमन था। जो हमारा वांगजी था वो अपना जो उसके अंदर कैमरा फिट किया हुआ था ना, वो ऑन करके दिखा देता है कि कैसे वो लड़का उससे टकराया था क्लब के बाहर। वो सभी चीज़ें देखने के बाद वांगजी कहता बट कल रात वो तो एक ह्यूमन था। फिर वो कहता है सीसीटीवी फुटेज ऑन करो। फिर उसी के हाथ के ऊपर पूरा का पूरा घर का कैप्चर आ जाता है। फिर वो देखता है कि विंग किस तरह से बालकनी से कूद करके आया था और किस तरह से वो आया, तो वो रोबोट को पर्दे के पीछे छुपा करके और खुद उसके सामने खड़ा हो गया था। तो वांगजी कहता है ठीक है, मैं समझ गया क्या हुआ था। इतना बोल करके उसे ऑफ कर देता है। तो वो जो उसका रोबोटिक वाला वांगजी था उसको मैं लंजा बुलाने वाली हूँ, ठीक है। तो जो वो लंजा था वो कहता है अब मुझे क्या करना है मास्टर। तो हमारा जो वांगजी था वो कह देता है कि तुम उस रोबोट के बारे में और पता लगाओ, ठीक है ना, और मैं ऑफिस जाता हूँ। इतना बोल करके वांगजी वहाँ से चला जाता है। अब ये जो रोबोट था वो ये सोच करके कि क्योंकि उसने भी कार्ड देखा था, तो वो विंग से मिलने के लिए ऑफिस के बाहर आ जाता है। आने के बाद वो रुका हुआ था कि अंदर कैसे जाए। फिर वहाँ पे बहुत सारे लोगों को आते जाते हुए देखता है। फिर वो विंग को भी आते हुए देखता है, तो उसके पास आते हुए कहता है हे हाय क्यूटी। इतना बोलना हुआ ही था कि जो विंग था वो एकदम शॉक हो गया था और कहता है ये क्या था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो वांगजी उसके पास झुकते हुए कहते हैं कल रात को हमारे बीच वो सब कुछ हुआ था, यू नो ना, तुम्हें तो बहुत मज़ा आया होगा ना। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे डेट करो। विंग कहता व्हाट, पर मुझे डेट नहीं करनी। तो वांगजी कहता है पर मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे डेट करो। करो तो करो। इतना बोल करके और वो विंग को खींचता हुआ सीधे अपने बाइक पे लाता और बिठा देता है। विंग जो कि कार से आया हुआ था कहता है मुझे मैं कार लेके आया हूँ ना। लंजा बोलता है कार गया तेल लेने, ठीक है, उसे वहीं पे लगाओ और चलो मेरे साथ, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करने वाला हूँ। अगर तुम नहीं माने ना तो मैं तुम्हें ना वो आते हैं ना ड्रैगन्स जो हवा में उड़ते रहते हैं, मैं उसमें तुम्हें लटका दूंगा और उड़ा दूंगा तुम्हें, समझे ना। विंग कहता है व्हाट। तो कहता है मैंने कहा मेरे साथ चलो, हम डेट पे जा रहे हैं, ठीक है। विंग कहता है बट क्यों। तो लंजा उसकी तरफ मिटते हुए कहता है कल रात हमारे बीच में सेक्स हुआ। और वो जोर से बोल रहा था तो विंग उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहता धीरे बोलो। तो लांजा उसके हाथों को हटाते हुए कहता हाँ तो सबको पता चलने दो ना कि कल रात को हमारे बीच सेक्स हुआ। वहाँ से जाने वाले आदमी जो थे वो लांजा को और विंग को दोनों को देख रहे थे। विंग कहते क्या बोल रहे हो, चुप हो जाओ मेरे बाप, मैं चल रहा हूँ। इतना बोल करके वो अपनी कार को जैसे बंद करता है जैसे तैसे करके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कार थी ना, बंद करता है और उसके बाद उसके साथ उसके बाइक पर बैठ जाता है। लांजा उसे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट पे लेके आता है। लाने के बाद वो कॉफ़ी ऑर्डर करता है। तो एक ही कॉफ़ी ऑर्डर किया हुआ था। विंग कहता है तो तुम नहीं पीने वाले। तो लंजा करते हुए कहता है देखो मेरा पेट भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा मैंने खाया, मुझे तुमसे बातें करनी है, तो तुम पियो, ठीक है ना। तो विंग कहता ठीक है। इतना बोलकर विंग पी रहा होता है और लंजा उसको देख रहा होता है। फिर वो सभी चीज़ों को कैप्चर कर रहा होता है। तभी लंजा उससे पूछता है तो तुम क्या करते हो। विंग जो कि पी रहा था वो कहता क्या कहा तुमने। तो लंजा वापस से कहता है मैंने पूछा, और बड़ा अच्छा से दोनों हाथ को अपने दोनों गाल पे रखा हुआ था और वो विंग को देख रहा था और कहता तुम क्या करते हो। विंग कहता मैं एक साइंटिस्ट हूँ। तो लंजा कहता ओ तुम साइंटिस्ट हो, क्या बनाते हो। तो विंग कहता मैं रोबोट बनाता हूँ। तो लंजा कहता है तुमने क्या क्या बनाया है। तो कहता है मैंने कुछ खास नहीं बनाया, मैंने एक बिल्ली बनाई है। तो लंजा हंसते हुए कहता तुमने बिल्ली बनाई, तुमने बिल्ली बना के क्या किया। मुझे हंसी आ रही है, सच में तुमने बिल्ली बनाई। तो लंजा की हंसी बातें सुनकर विंग थोड़ा फ्रॉन हो जाता है। कहता हाँ वो ऑफिस के सारे काम कर लेता है और हमने उसे टेस्ट करने के लिए हेडक्वार्टर्स भी भेजा है। अगर वो वहाँ से पास होके आ जाता है, उसका रिव्यू अच्छा रहता है तो हम उसे लॉन्च कर देंगे। तो कहता तुमने कौन सा हेडक्वार्टर भेजा। तो कहता दनियांग, मैं वहाँ भेजा है मैंने उसे, तो वो वहाँ से आ जाएंगे। तो कहता अच्छा तुम्हें पता है वहाँ का बॉस कौन है। विंग कहता नहीं आज तक पता नहीं चला, वो किसी के सामने नहीं आते ना और कोई जानता भी नहीं है, तो जैसा भी बना होगा वो रिव्यू दे देंगे ना हमें, अगर पास हो जाएगा तो हम लॉन्च कर सकते हैं। तो कहता और अगर पास नहीं हुआ तो क्या करोगे। विंग कहता है ऐसे मुझे डिसअपॉइंट मत करो, मैंने उसके ऊपर बहुत काम किया है सच में। और वैसे भी फिर अपने मन में कहता है मैं पेज 57 के ऊपर भी तो काम कर रहा हूँ ना, पता नहीं वो क्या ही कर रहा होगा। वही दूसरी तरफ पेज 57 जो कि अभी ऑफिस में था
और वो उसका एक्टिव मोड ऑन हो चुका था। विंग से आने से पहले ही उसने ऑफिस का सारा काम कर दिया था। वो निहासेंग को कॉफ़ी बना के दे चुका था। जियांगचेंग से वो मिल के आ चुका था क्योंकि वो विंग के बेस में था और किसी को पता नहीं चल रहा था। उसे विंग ने रात को दोबारा से अपडेट किया था और उसकी लैंग्वेज को एकदम नॉर्मल कर दिया था। जी मास्टर नहीं, ओनली फॉर हाँ ठीक है बोलो, ऐसे जैसे नॉर्मल जो टॉक होती है ना वैसे अपडेट कर दिया था। तो वो बात कर रहा था तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये विंग नहीं है, कुछ और हो सकता है। इधर विंग इसके साथ लगा पड़ा था। तभी वहाँ पे कहते हैं कि हमारे हेड्स आने वाले हैं इसे देखने के लिए। इतना सुना था कि जियांगचेंग के तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वो विंग को कहता है, विंग तुमने कुछ बनाया क्यों नहीं? हाँ। विंग कहता है क्या बनाना था? तो जियांगचेंग कहता, हद है भाई, तूने उस कुत्ते के अलावा कुछ और नहीं बनाया? विंग कंफ्यूज हो रहा था और जियांगचेंग को स्कैन करते हुए कहता है, कुत्ता। फिर वो उसको पूरा स्कैन करने के बाद कहता है, वो कुत्ता नहीं है, वो बिल्ली है। जियांगचेंग कहता है, हाँ मुझे पता है वो कुत्ता नहीं, वो बिल्ली है, पर उस कुत्ते के अलावा तूने कुछ और क्यों नहीं बनाया? तो विंग बोलने वाला था कि उसने मुझे बनाया, पर इससे पहले जियांगचेंग बीच में कट करते हुए कहता, छोड़ो जाने दो, वो आ रहे हैं तो अच्छे से प्रेजेंट करना, सब कुछ ठीक है ना? तो विंग कहता, ठीक है मैं समझ गया। जियांगचेंग कहता, आज तुझे हुआ क्या है? तुमने कौन सा सस्ता सा नशा किया है? ऐसे क्यों बोल रहा है तू? हाँ, जैसे कोई रोबोट हो। विंग बोलना चाहता था कि वो रोबोट है, तब तक जियांगचेंग उस कैबिन से बाहर चला गया था। उसके जाने के बाद विंग कहता है, मैं रोबोट ही हूँ, मेरा नाम पेज 57 है और मास्टर ने मुझे नया नाम टोटल दिया है। इतना बोल करके वो बाहर की ओर देख रहा था। तभी जितने भी हेड्स थे वो सभी आ चुके थे और वो हेड्स कोई और नहीं बल्कि लैंस के ही थे। जब वो सब आ गए थे तो जियांग फेमिया और जियांगचेंग सब उन लोगों को ग्रीट कर रहा था। उसके बाद कहता है कि सर आइए मैं आपको अपना लैब दिखाता हूँ। वहाँ पे लैन किरेन और लैन सीचेन आए हुए थे हेड्स। तो वो आते हैं और वो पूरा लैब चेकआउट करते हैं, सब कुछ देखते हैं। वो जो कुत्ता बनाया हुआ था, जितनी भी चीज़ बनाया हुआ था ना, उन सभी चीज़ों को वो दिखाता है। उसके बाद लास्ट में वो जो कुत्ता बनाया हुआ था ना, उस कुत्ते को भी उसने हार्ड कार्ड भेज दिया हुआ था। ऐसा ही एक सैंपल वहाँ पे भी बना कर रखा हुआ था, जो सभी को अपनी पीठ पे ट्रे रख करके सभी को कभी पानी सर्व कर रहा था, कभी चाय सर्व कर रहा था, कभी फाइल ट्रांसफ़र कर रहा था, कभी कुछ सर्व कर रहा था, वो सभी चीज़ें। तो उसे विंग को सामने करते हुए कहता है, ये इसने बनाया है तो ये अच्छे से समझा देगा। विंग पहले उस कुत्ते को अच्छे से स्कैन करता है, उसके बाद वो उसका बायोग्राफी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ उलट पुलट करके उन दोनों के सामने रख देता है। लैन किरेन और लैन सीचेन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो चुके थे उससे और विंग से हाथ मिलाते हैं। लैन सीचेन जैसे ही हाथ मिलाए थे वो समझ गए थे कि ये इंसान नहीं है, ये एक मेटल है, और उसको घूर के देख रहे होते हैं। विंग भी उसके आंखों में आंखें डाल के देख रहा होता है। उसके बाद लैन सीचेन स्माइल करते हैं एंड देन कहते हैं, थैंक यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे आपका नाम क्या है? तो वो कहता है, मेरा नाम टर्टल है, मेरा नाम टर्टल है, और वो 2 बार रिपीट करता है। उसके बाद अपना सर नीचे कर लेता है क्योंकि उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। जब से वो आया था, जब से वो वेकअप हुआ था रात के बाद से, तब से वो ऑफिस में रह के सारा कुछ कर ही रहा था। जो कुछ भी विंग ने उसे समझाया था वो सारे काम को वो अच्छे से कर रहा था। इवन उसे कोडिंग वगैरह भी करने के लिए विंग ने पकड़ा दिया था अपना भी काम। तो वो सब करने की वजह से वो पूरा ये हो गया था। जब जियांगचेंग देखता है कि उसने अपना सर झुका लिया, कहता है, विंग विंग विंग। तो जो लैन सीचेन थे वो कहते हैं, ये विंग नहीं है, ये रोबोट है। तो जियांगचेंग और जियांग फेमिया दोनों कहते, क्या आप मजाक कर रही है, मेरा बेटा विंग है। तो लैन सीचेन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो विंग के पीछे जाते हैं, उसके सर्च को ऊपर करके, और जहाँ पे चिप लगाया जाता है ना चार्जिंग का, वो वाला प्लग इन देखते हैं और उसे ले जा करके उसे प्लग आउट करके प्लग इन कर देते हैं। ये देखकर जियांगचेंग जियांग फेमिया दोनों शॉक और कहते हैं, ये क्या है? और वो उसके पास आ रहे, उसको छू रहे, तो देख रहे हैं उसका पूरा बॉडी मेटल का है। वो कहता है, ये क्या है? हाँ। लैन सीचेन उसके पास आते हुए कहते हैं, मुझे अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, और ये सच में वाकई में कमाल बनाया है जिसने भी बनाया है। वो दोनों शौक थे। लैन किरेन कहते हैं, तो चलिए हम लोग ऑफिस में चलते हैं। इधर जियांगचेंग अपना सर खुजा रहा था और वो लैन किरेन, लैन सीचेन और जियांग फेमिया तीनों ऑफिस निकल गए थे बात करने के लिए। जियांगचेंग कहता, विंग के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू आ, तुझे तो मैं भरता बनाऊंगा और ब्रेड पे डाल के खा जाऊंगा। फिर वो फ़ोन निकालता है। वही दूसरी तरफ लंचा के साथ जो विंग लगा हुआ था, जैसे ही देखता है कि जियांगचेंग का कॉल आ रहा है, तो वो कहता है, वो एक्सक्यूज़ मी, मुझे मेरा भाई का कॉल अटेंड करना होगा। जैसे वो हेलो बोलता है वैसे जियांगचेंग चिल्लाते हुए बोलता है, विंग
विंग अपना फ़ोन अपने कान से दूर करते हुए कहता है, हाँ क्या हुआ तुम्हें, क्यों चिल्ला रहे हो? तो वो कहता है, जहाँ भी हो अभी के अभी तुरंत ऑफिस आओ। उसके बाद विंग वांगजी को जो लंजा था उसे एक्सक्यूज करता हुआ सीधे ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में जहाँ जियांग फेमिया शीशे की तरफ मुंह करके खड़े थे, लैन किरण और लैन सिचन बैठे हुए थे। उसके बाद जियांग चेंग गुस्से से घूर रहा था और उसके कान से नाक से ना लाल लाल धुआं निकल रहा था और उसके फेस पे पूरा दिख रहा था कि जियांग चेंग बहुत 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 ज़्यादा गुस्सा है। तो आते हुए कहता है, क्या हुआ है सर? तो जियांग चेंग तो कुछ भी नहीं बोलता है। लैन सिचन कहते हैं, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि आपने रोबोट बनाया और उसे किससे परमिशन लेकर के उसे बाहर ऐसे खुला में छोड़ दिया? आप जानते हैं ना कि वो हैक किया जा सकता है और अगर अदर कंपनीज उसे ले जाती उठा के तो हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उन सब की जानकारी उन्हें मिल जाती। फिर आपने ऐसा क्यों किया मिस्टर विंग, क्या हम जान सकते हैं? रिंग के तो पैरों तले मानो समझो जमीन ही खिसक गई थी, उसकी दुनिया पूरी 360 डिग्री घूम गई थी और वो कहता है, क्या 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 कह रहे हैं आप लोग? जियांगचेंग उसके पास आता है और उसको मारने वाला आता है, फिर देखता है कि लैन किटन और लैन सिचन उसे देख रहे हैं। तो फिर वह कहता है, तुमने जो रायता फैलाया है ना, ये उसी की बात कर रहे हैं। तुमने फिर संतावन को अपनी जैसा बना करके छोड़ दिया। तो अब ये मत कहना कि तुमने उसका रेप भी करवा दिया। विंग आंखें फाड़े उसको देख रहा है और फिर अपने मन में कर्स करते हुए खुद से कहता है, रेप उसका नहीं मेरा हुआ है, मेरी वर्जिनिटी उस इंसान ने ले ली। मैं कहाँ फंस गया और आज मैं उसके साथ कॉफ़ी पी के आ रहा हूँ। गजब बेइज्जती है भाई। इतना बोल के वो अपने मन में जियांगचेंग को देख रहा था। जियांगचेंग उसके फेस को दूसरी तरफ टर्न करते हुए कहते, उधर देख के बात करना, तुम मुझे क्या देख रहा है? मैं भी फंसा हुआ हूँ, मुझे तो कम से कम बताया होता अपने कर्म कांड के बारे में। विंग कहता है, वो वो मैं ना वो मुझे मुझे बस टेस्ट करना था क्योंकि क्योंकि सबको लगता था कि मैंने वो कुत्ता बनाया ना, इसी वजह से। तो जियांगचेंग कहता है, बिल्ली? तो विंग कहता है, हाँ वो कुत्ते की वजह से मुझे ना। जियांगचेंग दोबारा से कहता है, बिल्ली? विंग कहता है, अरे यार चुप हो जाओ तुम, वो कितना या बिल्ली है जो भी है रहने दो ना, मुझे बात तो कहने दो। तो लैन सिचन ना अपने फीस पे ना हाथ रख के हंस रहे होते हैं। उसके बाद नॉर्मल होते हुए कहते हैं, तो मिस्टर विंग हम रेडी हैं, आप हमें पूरे अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए, एग्जाम्पल देके समझाइए। तो विंग कहता है अपने हाथों को मसलते हुए, वो एक्चुअली में सर ना कि वो जो मैंने कुत्ता, तो फिर कहता है नहीं वो बिल्ली जो मैंने बनाई थी ना, तो वो बस ओनली फॉर ऑफिस का काम कर सकती थी। तो हम रोबोट्स के ऊपर काम कर रहे थे और सारा कुछ 3 साल से हम उसके ऊपर काम कर रहे थे। और मैं उस दिन थोड़े से गुस्से में था, तो मैंने उसे सब कुछ अपने जैसा पहनाकर और प्रोग्राम को अपडेट कर दिया था एंड देन छोड़ दिया था और वो सही सलामत आया था। तो लैन सिचन कहते हैं, तो मैं क्या उसका रिव्यू देख सकता हूँ? विंग कहता है, हाँ नहीं नहीं सर, आप रिव्यू मत देखिए प्लीज़। तो लैन सिचन एकदम आईब्रो चढ़ाते हुए कहते हैं, लेकिन क्यों नहीं देख सकता? ठीक है, अगर आप मुझे नहीं दिखाना चाहते तो ये रिव्यू मेरे भाई को दिखा दीजिए जो इन सब का चीफ है। तो मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वो खड़े हो जाते हैं और लैन किरण कहते हैं, बच्चे रिव्यू देने के बाद ही हम तुम्हारे उस फेथ संतावन को डिक्लेयर करेंगे और वो हमारे लैब में आ सकता है, ठीक है ना? विंग की तो दुनिया उजर पुजर के बराबर हो गई थी और वो अपने माथा पर हाथ लेके बैठने वाला था, लेकिन वो अभी बैठ भी नहीं सकता था और उसका रंग ना पूरा उड़ गया था बेचारा, हमारा सफ़ेद नीला पीला काला सब हो चुका था। जियांगचेंग उसकी हालत समझ पा रहा था, उसके शोल्डर पे टक करता है, ठक करते हुए सामने आते हुए लैन किरण से और लैन सिचन से हैंड शेक करता है। उसके बाद जियांग फेमिया भी हैंड शेक करते हैं, देन उनको छोड़ने के लिए बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जियांगचेंग एक फाइल उठाकर विंग को मारना शुरू करता है। विंग कहता है, छोड़ो मुझे, मारना मत, लग जाएगी, अरे यार लग जाएगी। और जियांगचेंग ना फाइल उठा के फेंक रहा था उसके ऊपर। विंग कहता है, तुम पागल हो गए हो, तुम मेरे दुश्मन हो, तुम मेरे भाई हो ही नहीं सकते हो। पक्का पक्का मुझे ना तुम लोग ना अनाथालय से उठा के लाए, इसलिए मुझ पर टॉर्चर करते रहते हो। एक तो सारा कुछ मैं करूँ, इतने सारे काम भी मैं करूँ, और तो तुम्हें पता है कितना दिमाग लगाना पड़ता है। मैं ये मेहनत वाले सारे काम मैं करूँ और तुम लोग, मुझे मुझे तुम लोग से बात ही नहीं करनी। जियांगचेंग कहता है, विंग? विंग कहता है, क्या? सच में लगता है मुझे कि जैसे मैं तुम्हारा ना भाई हूँ ही नहीं और डैड मुझे ना खरीद के लाए हैं बस। इतना बोलकर वो जैसे ही जाने वाला होता है, जियांगचेंग चुपचाप से
बाहर की तरफ देखने लगता है क्योंकि वहाँ से उसके डैड आ रहे थे। तो जब देखता है जियांगचंग एकदम सही सलामत खड़ा हो चुका है, विंग उस पर पलटता है जहाँ से जियांग फैमिया गुस्से से अंदर आ रहे थे और आते ही कहते हैं, विंग क्या कहा तुमने? हम तुम्हें खरीद के लाए हैं। हमारा ही प्यार का नतीजा है कि तुम इतने ज़्यादा बिगड़ गए हो। तुम्हें कब क्या करना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए तुम्हें पता ही नहीं है। और अगर तुमने ये साबित नहीं किया ना तो सच में हम तुम्हें बेच आएंगे उन लैंस के हाथों, समझ जाना तुम। इतना बोल करके जियांग फैमिया भी चुपचाप से वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं। विंग उसको तो रोना आ रहा था बहुत बुरी तरीके से और वो अपने फोन पे कॉल्स करते हुए कहता है, इस लैंस की ऐसी की तैसी। इतना बोल करके और वो अपने लैब में जाकर बैठा हुआ था, कुर्सी के ऊपर दोनों टांग चढ़ा करके, दोनों टांग के ऊपर अपने दोनों हाथ को रख करके अपने गालों को अपने हाथ में घुसा करके रो रहा था, मतलब रोनी सूरत बना के बैठा हुआ था। तो यांसी और नीहाचंग आते हुए कहते हैं, विंगा क्या हुआ? विंग कहता है, मुझे मरने के लिए ना एक बाल्टी पानी ला दो, मैं उसमें कूद के ना जान दे दूंगा। सच्ची बता रहा हूँ, मेरा अब दिल भर गया है इस दुनिया से। इस समाज वालों ने मुझे बाइकआउट कर दिया है और मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा डाइवोर्स हो चुका है और मेरा होने वाला पति पता नहीं कहाँ है। वो ना मुझे खुद मिल रहा है ना वो मेरे सामने आ रहा है। मैं बस जा रहा हूँ दोस्त, अलविदा। यांसी और नी हेजैंग दोनों अपने सर खुजाते हुए कहते हैं, क्या बोल रहे हैं? और यांसी कहता है, क्या बोल रहा है तू? हमें भी तो बता क्लियरली, आखिर कहना क्या चाहता है भाई? मुंह खोल, कुछ तो अच्छा बोल। विंग उन दोनों को देखते हुए कहता है, हाँ मैं जा रहा हूँ। मेरे डैड ने मुझे खरीद के लाया है और मेरी मॉम ने मुझे पैदा ही नहीं किया है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है ये कहते हुए कि मेरे भाई ने मुझे भाई कहने से मना कर दिया है। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे डिवोर्स दे चुका है। मेरा होने वाला हस्बैंड गायब हो चुका है अमावस की चांद की तरह। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। फिर अपने मन में कहता है, कल रात को मैंने एक स्ट्रेंजर के साथ में वन नाइट स्पेंड, नहीं उसे रेप कहना नहीं, खुद का रेप करवाना कहते हैं, मैं करवा के आ गया। मैं क्या करूँ। और वो ऐसे ऐसे करके रो रहा होता है। यहाँ से भाग के जाता है, बाहर से कॉफ़ी बना के लाता है। कॉफ़ी देते हुए कहता है, भाई भाई तू ये पी ले, पहले खुद को ठंडा कर, फिर आराम से सोच कि तू आखिर कहना क्या चाहता है, हम भी तो जाने। तो यांसी की बात सुनने के बाद विंग कॉफ़ी पीता है। पीने के बाद थोड़ा चिल करता रहता है, मुझे दानियांग जाना पड़ेगा इस फिर 57 का रिव्यू देने के लिए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और फिर अपने मन में कहता है, अगर इसका रिव्यू हुआ, हे भगवान ये क्या कर रहा था। और वो अपना पैर पटक रहा था। उसके बाद वो फिर 57 के डिस्चार्ज को ये डिस्चार्ज करती है, जो चार्जिंग का प्लग इन होता है वो निकालता है, उसके बॉक्स में बंद कर देता है और उसे वापस से अपनी कार में रखवाता है। कार में रखवाने के बाद वो भी उसमें बैठ जाता है और निकल जाता है लैंस ऑफिस के लिए। रास्ते भर सोच रहा था आखिर वो चीफ होगा कौन, आज तक कभी किसी के सामने नहीं आया है और जब मैं जाऊंगा तो क्या वो मेरे सामने आएगा? पक्का कोई 55 साल का बुढ़ा खरूस होगा जो जिसके दांत टूट गए होंगे, बाल झड़ गए होंगे और उजरे चमन बन के घूम रहा होगा, टकला कहीं का, इसीलिए तो सबके सामने आने से छुपता फिरता है। पक्का पक्का होगा 55 साल का बुढ़ा ही। ये सारी बातें सोचते हुए कब वो लैंस के हेड क्वार्टर्स आ चुका था उसे पता ही नहीं चला। वहाँ आने के बाद बाहर आता है और कहता है, और फिर 2 सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है इस बॉक्स को लेके चलने के लिए ऊपर। वो बोल देता है और वो आने लगता है। अब सबको पता है कि ये साइंटिस्ट का रिसर्च सेंटर है तो वहाँ तो आ ही सकता है ना लोग, इसके लिए तो वो लोग उस बॉक्स को लेके आ रहे होते हैं। आने के बाद उस बॉक्स को एक सिटिंग एरियाज था वहाँ पे रख दिया जाता है। विंग वहाँ बैठा हुआ था। फिर वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाके बोल देता है कि हमारा अपॉइंटमेंट है, मुझे मिलना है चीफ से। और ये शाम का टाइम हो रहा था, लगभग 7 बज रहे थे। तो वो जो रिसेप्शनिस्ट थी वो कहती है, सर तो बाहर गए हैं, आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं कॉल करके पूछती। फिर उसके सेक्रेटरी को जो कि रोजा थी, तो रोजा फ़ोन उठाती कहती है व्हाट। तो रिसेप्शनिस्ट बता देती है कि कोई ना ब्रांच से आया है मिलने के लिए और वो जियांग से। तो ऐसा बोल करके वो कॉल कट कर देती है। तो रोजा उस चीफ के पास जाते हुए कहती है, चीफ आपने किसी को बोला था आने के लिए? तो वो चीफ कहता है, गगा ने कहा था उसे कहो ऊपर आने के लिए और साथ में जो भी लाया है उसे भी लेकर आने के लिए। तो रोजा वापस से रिसेप्शनिस्ट को बोल देती है। फिर वो रिसेप्शनिस्ट बोल देती है कि सर आप ये बॉक्स भी लेके जाइए। वो कहता है, हाँ ये बॉक्स मैं लेके जाऊँ? बिल्कुल भी नहीं, मुझसे नहीं होने वाला, ये 55 kg का है, मैं कैसे उठाऊँगा। फिर वो बाहर से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है। वो सिक्योरिटी गार्ड वो दोनों बॉक्स को उठाते हैं और वो लिफ्ट लेकर के
उस ऑफिस में जाना शुरू कर देता है। वो उस ऑफिस के पास आकर के देखता है तो रोज़ा पहले ही वहाँ ऑलरेडी खड़ी थी। वो रोज़ा डोर ओपन करती है, वो बॉक्स को ले जा करके जहाँ रोज़ा बोलती है रखने के लिए वहाँ रख दिया जाता है। उसके बाद विंग उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड और रोज़ा के जाने के बाद रोज़ा कहती है अब आप जा सकते हैं सर से मिलने के लिए। सर इतना बोल करके ग्रीट करती है और वो वहाँ से चली जाती है। विंग अंदर आता है तो वो ऑफिस ना क्लासिकल ईरा का था, मतलब बहुत ज़्यादा क्लासिकल था। और कॉटन बोल रही है यार, क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी वुडन का काम किया हुआ था और देखने में काफ़ी यूनिक, स्टाइलिश और शानदार एक एलिगेंस लुक दे रहा था। तो पहले तो वो पूरा एक नज़र उसको घूर लेता है। वो जब देख ही रहा होता है तभी उसे आवाज़ आती है, क्या आपको ये पसंद आया? और जैसे ही वो उस तरफ देखता है तो एक व्हील चेयर पर एक इंसान बैठ करके और उसके सामने आ रहा होता है। उस इंसान ने अपने ऊपर मास्क लगा रखा हुआ था फेस के ऊपर, फिर भी वो मास्क के ऊपर से ही वो एकदम एलिगेंस, गॉर्जियस और मोस्ट हैंडसम मैन लग रहा था। उसकी ब्रॉड चेस्ट थे, हट्टा कट्ठा था वो, और खुद को देखने के बाद कह सकते थे कि वाओ, ऐसा ऐसा मतलब मुंह से निकल जाता। तो वो जब देखता है तो विंग ओनली फॉर मुंह हाँ किए उसको देख रहा होता है और कहता मुझे ये इतना फैमिलियर क्यों दिख रहा है। फिर कहता है छोड़ो जाने दो। फिर वो ग्रीड करता है और कहता है चीफ आपने रिव्यू के लिए बोला हुआ था। तो वो कहता है इसे ओपन करो। जब विंग उसकी साउंड सुनता है तो उसकी साउंड्स भी ना, वॉइस भी ना सिमिलर सिमिलर लग रही थी। तो उसकी तरफ देखता है तो वो चीफ कहता है क्या कुछ प्रॉब्लम है? विंग कहता है नो नो सर। उसके बाद वो बॉक्स ओपन करता है। फिर बॉक्स ओपन करने के बाद वो जो फिश 57 आई मीन टर्टल था उसको पूरे तरीके से सेटअप कर देता है। सेटअप करने के बाद उसको खड़ा करता है एंड देन अपनी घड़ी से उसको ऑन करता है। और रिमोट से भी ऑन कर सकते थे, फ़ोन से भी ऑन कर सकते थे, लेकिन उसने घड़ी से ऑन किया क्योंकि उसके हाथ में था और ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। उसके बाद वो टोटल हर एक चीज़ को बताता है, जैसे कि लैंग्वेजेस के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, मोरल एनालिसिस के बारे में, जीके के बारे में, हर चीज़ के बारे में ना वो उस चीफ़ को डेफिनेशन दे रहा होता है। चीफ़ लगभग 45 मिनट तक तो उन सभी चीज़ों को चेकआउट करता है और कहता है ये सब तो ठीक है, पर तुमने बिना किसी के परमिशन के, बिना रिसर्च सेंटर के परमिशन के इसे ह्यूमन रिव्यू के लिए बाहर क्यों भेजा? तुम्हें पता है ना, अगर ये ह्यूमन रिव्यू में पकड़ा जाता और ये रोबोट है ऐसा पता चलता तो तुम्हारा पूरा कंपनी तो बैन होता ही होता। साथ में तुम्हारे फादर को जेल भी हो सकती थी लेगेसी के तौर पे। और तुम्हें पता है ये किसी और के हाथ लग जाता तो क्या होता? हाँ, इससे गलत काम भी करवाए जा सकते थे। क्या तुम ये भूल गए थे? और वो चीफ ना बहुत चिल्ला के बोला था। विंग का तो रोने जैसा मन हो रहा था, जिसका दिन ही खराब है। ऐसा कह सकते हैं कि जब से उसने लंजा से मिला है तब से उसका बैड टाइमिंग शुरू हो गया है। और वो कोर्स करते हुए कहता है कि इस घड़ी में मैं मिला था उससे, पागल। हे भगवान, जब से मिला हूँ तब से मेरे ना बैंड बज रहे हैं, बैंड, वो भी बिना बाजा और बारात के। विंग ये सब सोच ही रहा होता है और अपने हाथों को बहुत बुरे तरीके से मसल रहा होता है। चीफ उसके पास आते हुए कहता है मुझे कल रात का रिव्यू चेक करना है, इसके अंदर का, आखिर इसने कल क्या क्या किया था। विंग कहता क्या? चीफ अपने कानों पे हाथ लेते हुए कहता है मैंने कहा मुझे दिखाओ। विंग कहता है बट सर हम वो चीफ कहता है दोबारा से मैंने कहा दिखाओ। विंग ना चाहते हुए भी उसके कैमरास को ऑन कर देता है और वो फ्लैश लाइट्स पूरे कमरे में फैल गई हुई थी उसके सामने। और वो चीफ ना वो सबको देख रहा था किस तरह से उसे बॉक्स से ओपन करके निहिसांग विंग को कॉल करता है, विंग उसको ऑन करता है, फिर वो चल रहा था, फिर हेमन की तरह चलना स्टार्ट किया। फिर वो हर चीज़ को स्कैन कर रहा था, कार को स्कैन कर रहा था। फिर वो दोनों जो किस कर रहे थे लड़की, उसे वो ऐसे ना शीशा को नीचे करता है। वो सब चीज़ जब देखता है तो विंग तो खुद शौक और अपने मुंह पर हाथ लिए हुए था दोनों हाथ से और कहता है टर्टल, ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया टर्टल। उसके बाद उस इंसान ने कहा था तुम्हें किस करने के बारे में जानना है, रिवर नाइट टेस्टिंग के बारे में, तो तुम वहाँ जा सकते हो। फिर वो वहाँ गया, होर्डिंग पेपर है, फिर वो लंजा से टकराया। उन सभी चीज़ों को देखते हुए कहता ओह, तो ये इसे बाढ़ में मिला था, मैं इसे तो छोड़ूंगा नहीं। और वो ऐसा बोल रहा था अपने मन में और बड़े गौर से उसको देख रहा होता है। उसके बाद वो उसके साथ उस विला पे गया। उस विला पे जाने के बाद फिर विंग किस तरह से अंदर आया और उसके बाद वांग जी उसके साथ कैसे इंटीमेट हुआ और वो ऐसे नेकेड आया हुआ था। तो चीफ ना उसको कहता बंद करो अभी की अभी इसे। विंग जल्दी जल्दी ना उसके वायर टायर जो भी होते ना निकाल देता है और एक जगह जाके खड़ा हो जाता है। उसका गला सूख रहा था भाई साहब बहुत बुरी तरीके से। अभी कुआं भी रख दो तो वो पूरा कुआं गटक जाए वो।
और वो काँपते हुए कहता है, सर क्या मैं पानी पी सकता हूँ? चीफ कुछ भी नहीं बोलता, विंग जाता है और उस पानी को ना गिराते पराते पी जाता है। उसके बाद अपनी जगह पे वापस से खड़ा होकर सर नीचे किए हुए था। अब चीफ चिल्लाते हुए बोलता है, तो यही तुम्हारा रिव्यू है? हाँ, तुम इस तरह से ट्रेन करने वाले थे ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए रोबोट्स बना के, ताकि वो उन लोगों को इस तरह से ट्रीट करे फिजिकल नीड्स के लिए? आर यू क्रेजी? हाँ। विंग तो लिटरली अब रोने वाला था और वो अपने मन में कर्ज करते कहता, हे भगवान, मैंने ये सोचा क्यों नहीं। सच में मैंने एक नंबर का डफर हूँ, डफर। और चीफ ना उसको दो चार और खरी खोटी सुनाता है। उसके बाद कहता है, गेट आउट फ्रॉम हेयर, और अगर तुम 2 मिनट में यहाँ से गायब नहीं हुए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना बोल करके और वो वापस से अपने व्हील चेयर को मुड़ाता है और दूसरी तरफ चला जाता है। अब विंग भी जल्दी जल्दी से उस फिर से तावना में टर्टल को तोड़ मरोड़ कर बॉक्स में जैसे तैसे ठूसता है और वो उठ नहीं रहा था। फिर भी बेचारा हमारा विंग उसको जैसे तैसे खींच खाच के बाहर लाता है। उसके बाद फिर वो सिक्योरिटी गार्ड के लिए नीचे रिसेप्शन पे कॉल करता है। फिर वो 5 मिनट बाद वो सभी आते हैं और उस बॉक्स को नीचे ले जाके कार में डालते हैं। और वो कार बहुत फास्ट चला रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा तेज़ गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। और वो रो रहा था क्योंकि उसे जांग चेंग ने डांट लगाई थी, ऑफिस में उसकी इस तरह से एम्बेरसमेंट हुई थी, ऊपर से डैड ने उसे ऐसा बोल दिया था। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो वो खुद को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अभी फाइनली वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था क्योंकि चीफ ने भी उस पर बहुत चिल्ला दिया था। वो सब कुछ ये सारी सोचते सोचते ना कार चला रहा था। कार चलाते चलाते ना सीधे वो ना फ्लाई ओवर पे जो जाती है ना, उड़ा देता है कार को, और सीधे जा करके उसकी कार एक फ्लाई ओवर से कूद के दूसरे वाले पे जाके लैंड होती है और विंग का ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ पे जितने भी लोग जमा हुए थे ना, वो सब बहुत बुरी तरीके से डर गए थे और उनमें से एक ने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया हुआ था। उसके बाद विंग को हॉस्पिटल शिफ्ट कराया जाता है। इतना इंजर्ड होने के कारण उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ था, सर में चोटें आई थी, हाथ में चोट लगी थी, पैर फ्रैक्चर हो चुका था। और टर्टल तो बिखर चुका था क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से कार ना टकराई हुई थी और उसके हाथ पाँव भी छिटक गए थे रोड पर। तो वो सब नज़ारा देखने लायक था और वो लाइव फुटेज चल रही थी टीवी में। जब ये चीफ न्यूज़ सुनता है ना, तो वो डायरेक्ट लंजा को कॉल करके बोलता है कि देखो क्या हुआ है। तब तक तो विंग हॉस्पिटल आ चुका था, विंग अनकॉन्शियस था। 8 दिन तक विंग अनकॉन्शियस ही रहता है, ना होश में आता है ना कुछ। डॉक्टर ने आखिर तक कह दिया था कि अगर आज ये होश में नहीं आए तो हम इन्हें डेड घोषित कर देंगे। और इतना बोल करके डॉक्टर चला जाता है। जियांग चेंग अपने आप को कोर्स कर रहा था कि क्यों मैंने कहा कि तुम मेरे भाई हो ही नहीं सकते। और उसके डैड भी खुद को कोर्स कर रहे थे क्योंकि उन्होंने भी तो कहा था कि अगर आज तुमने अपने आप को प्रूफ नहीं किया तो मैं सच में तुम्हें लेंस के हवाले कर दूंगा। ये सारी बातें सोच करके ना वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। इन 10 दिनों में तो इन बाप बेटों की तो हालत टाइट हो चुकी थी। उसकी मॉम जो कि एक फैशन डिज़ाइनर थी, वो अब्रॉड थी। अब जैसे ही उन्हें पता चला कि विंग कोमा में जा चुका है और उसे होश तक नहीं आया है, वो लैंड होती हैं और सीधे हॉस्पिटल आती हैं। आते ही जियांगचेंग और जियांग फेमिया पे दोनों पे चिल्लाते हुए कहती है कि मेरे छोटे से बच्चे का आप लोग ख्याल नहीं रख पाए। हाँ, क्यों हुआ ये सब? उसे जो करना है आप लोग करने क्यों नहीं देते हैं? हर बार क्यों पाबंदी लगाते हैं? हर बार क्यों अपनी मर्जी चलाते हैं और थोपते हैं? क्यों क्यों नहीं वो छोटा रह सकता? बहुत सारी बातें उन लोगों को सुनाते हैं। उन लोगों को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था क्योंकि उन्होंने एकाएक प्रेशर बना दिया था विंग के ऊपर। यांसी और न्यू हिसांग सभी लोग उसका वेट कर रहे थे कि अब होश में आए, अब होश में आए। अब लगभग 12 दिन हो चुके थे और विंग अभी भी होश में नहीं आया था। उससे मिलने के लिए जब विजिटिंग आवर्स ख़त्म हो जाता था तो लंजा पाइप से चढ़ करके उसके कमरे में आता था और उसे देख करके वहाँ से चला जाता था क्योंकि लंजा एक रोबोट था। एज यूजुअली आज भी लंजा उसे देखने के लिए आया था। उसके पैरों को स्कैन करता है, उसकी पूरी बॉडी को स्कैन करता है, हर चीज़ को स्कैन करता है और उसे देख के कहता है, तो तुम अब कब होश में आओगे? सभी चीज़ें तो तुम्हारी नॉर्मल हो रही है विंग, प्लीज़ होश में आ जाओ। और ऐसा करते हुए ना उसके बॉडी ऑर्गन्स के साथ ना कुछ छेड़छाड़ करता है जैसे डॉक्टर्स करते हैं वैसे। थोड़ी देर बाद ना विंग ना होश में आना शुरू हो जाता है। उसके पैर ना अभी भी लटके हुए थे क्योंकि टूट गया था ना, और हाथ पे भी बैंडेज पड़ा हुआ था, सर पे भी बैंडेज लगा हुआ था। और वो धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है। उसका विजन पूरा का पूरा ब्लर जा रहा था और वो जब सामने देखता है तो वो कहता है, लंजा तुम यहाँ हो? इतना बोलना था तो लंजा उसके पास आते हुए कहता, मैं हूँ यहाँ पे। तुम 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 कैसे हो? हाँ। तो विंग कहता है, मैं ठीक हूँ, बट तुम यहाँ कैसे आए? तुम यहाँ कैसे? तो लंजा उसे कहता है, प्लीज़ मत बोलो,
तुम रेस्ट करो, ठीक है ना। फिर उसके पास वो थोड़ा देर रुकता है और विंग को वो टैप टैप कर रहा था। विंग को लग रहा था जैसे कि 1 किलो का वेट ना उसके ऊपर ना ऐसे रखा हुआ है, क्योंकि नांजा एक रोबोट था, तो उसे अजीब लग रहा था। फिर वो उसके हैंड को पकड़ता तो उसके हैंड्स ना मेटल्स के लग रहे थे। विंग जो कि अभी भी हल्का हल्का बेहोशी था, तो वो कहता है तो धीरे से उससे, तुम तुम क्या एक रोबोट हो, रोबोट हो। और इतना बोलने के साथ ही विंग अपनी आंखें बंद कर देता है। लंजा उसे कहता है, मैं रोबोट हूँ विंग। इतना बोल करके उसके पास था। उसके बाद अपने कान के ब्लूटूथ को ऑन करते हुए कहता है, चीफ। वो होश में आया था कुछ सेकेंड के लिए, फिर बेहोश हो गया। इतना बोल करके वो कॉल डिस्कनेक्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ जो चीफ था वो कहता है, नहीं, क्या मैंने तुम्हें उस दिन कुछ ज़्यादा डांट दिया। और वो ये सभी चीज़ें ना अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहा था कि किस तरह से विंग उठा, उससे बातें की और वो फिर बेहोश हो गया। पूरा देख रहा था, वो कमरा पूरा अंधेरा से भरा हुआ था। और कहता है, मुझे तुम्हें इस तरह नहीं चिल्लाना चाहिए था। और इतना बोल करके वो अपने आप को बहुत, उसको बुरा लग रहा था। उसके बाद वो लांजा से कहता है, तुम घर आओ, मुझे उससे मिलना है, ठीक है ना। लांजा कहता है, यस चीफ। उसके बाद वो घर आ जाता है। लांजा कहता है, मुझे जाना है, गगा को कॉल करो। इतना बोल करके लांजा कॉल कर देता है। और उसके बाद वो चला जाता है क्लोजेट में खुद को रिचार्ज करने के लिए। उसके बाद वो जो चीफ और कोई नहीं बल्कि वांगजी ही था। अब आप लोग यहाँ पे बोलो कि वांगजी जब विंग के साथ फिक्स करने आया था तो वो सही सलामत था, और अभी व्हील चेयर पर क्यों है दीदो, मैं बाद में बताऊंगी, चुपचाप से सुनो अभी। तो वो बैठा हुआ था, तो सीचन वहाँ आते और कहते हैं, क्या हुआ है बाबा। तो वांगजी कहता है, गगा वो उसका एक्सीडेंट हो गया क्या। तो सीचन कहते, तुम्हें कैसे पता चला वांगजी। हाँ, तो सीचन की बात सुनने के बाद वांगजी कहता है, गगा क्या हम मिलने जा सकते हैं। सीचन कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए कुछ भी पता करना बाएं हाथ का खेल है ना वांगजी। तो तुम पूरी दुनिया के सामने क्यों नहीं आते हो, क्यों अंधेरे में छुप के रहते हो मेरे भाई। तुम क्यों नहीं बताते कि तुम एक जीनियस साइंटिस्ट हो जो कहीं अंधेरे में खो गया था। वांगजी कहता है, गगा प्लीज़ चलिए, मैं उसे देखना चाहता हूँ। उतना बोल करके उसके व्हील चेयर को बाहर लाया जाता है। फिर 3-4 आदमी की मदद से उस व्हील चेयर को अंदर डाला जाता है। और उसके बाद उस कार का कारवां चल पड़ता है हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल आने के बाद वो अपने व्हील चेयर पर था और सीचन उन्हें लेके आ रहे थे। अभी की उसके फादर, उसकी मदर और जियांग चेंग तीनों थे। जब वो वांगजी को वहाँ देखता है तो सभी ग्रीड करते हैं और कहते हैं, चीफ आप यहाँ, क्योंकि सबको पता है कि चीफ जल्दी किसी के सामने नहीं आते, और वहाँ यहाँ। तो वांगजी कहता है, उस दिन ऑफिस में मैंने ही बहुत कुछ सुना दिया था, तो शायद हो सकता है कि इसके ज़िम्मेदार मैं हूँ। तो जियांग फिमिया कहते हैं, नहीं चीफ, आप कैसे हो सकते हैं, आपने कुछ भी नहीं किया। और वांगजी अभी सबके सामने था, जैसे था वो वैसे ही था। और वांगजी यहाँ पे 45 साल का है और वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो विंग को देखता है जो कि अनकॉन्शियस लेटा हुआ था। उसे ऊपर से नीचे तक पूरा देख लेता है और फिर वो गगा से कहता है, हो गया, बाहर चलिए। बाहर आने के बाद डॉक्टर को वो बुलाता है और पूछता है कि क्या कंडीशन है। तो उसके डॉक्टर बोलते हैं कि उसके दिमाग पे ना गहरा असर हुआ है और इसी वजह से वो कोमा से बाहर नहीं आना चाहते हैं। अब तो कोई मिरेकल ही उसे बाहर ला सकता है। ये तो बोलकर डॉक्टर वो वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें ठीक थी, बस वो कोमा से बाहर नहीं आना चाहता था। वांगजी कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। हाँ, मैं फिर से किसी को ऐसे खोता हुआ नहीं देख सकता हूँ। और उसके सामने कुछ फ्लैशेस चल रहे थे। उसके बाद वांगजी कहता है, वैसे परेशानी वाली बात नहीं है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, वो ठीक हो जाएगा। जियांग फिमिया रो रहे थे और कुर्सी पे बैठे हुए थे। मैडम ये उनको समझा रही थी। जियांग चेंग कहता है, जी चीफ, बट आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोल करके वो सब वांगजी को बाहर छोड़ने आते हैं। वांगजी कार में बैठता है और साथ में सीचन भी बैठे हुए थे। सीचन कहते हैं, वांगजी क्या हुआ। वांगजी कहता है, गगा कुछ नहीं हुआ, बस ऐसा लग रहा है कि पुरानी बातें ताज़ा हो गई हैं। सीचन कहते हैं, वो बस पुरानी बातें थी और हम कुछ नहीं कर सकते। उस बातें में, उसमें हमारी फैमिली हमसे दूर हो गई। वांगजी, हमारी फैमिली में बस हम 3 हैं और तुम पहली बार इससे मिलने आए हो। क्या हुआ है तुम्हें, बताओगे मुझे। वांगजी कहता है, गगा मैंने इसके साथ नाइट स्पेंड किया है। इतना सुनना था तो सीचन कहता है, क्या क्या। तो वांगजी उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, जी
मैंने इसके साथ 1 नाइट स्पेंड किया है गग्गा। और इतना बोल करके वो बता देता है कि उस रात कैसे वो आया था, लंचा लेके उसे आया था और वो सब कुछ हो गया था। तो सीजन कहते हैं तो उसने तुम्हें पहचाना नहीं कि तुम सही सलामत हो? तो वांगजी कहता है नहीं, उसे नहीं पता है और मुझे बुरा लग रहा है उसके लिए गग्गा। इतना बोलकर वो विंडो से बाहर देखने लगता है। फिर उसको कुछ फ्लैशेस आती है जिसमें एक लड़की हंसते हुए कहती है, वांगजी सी चैन चलो ना। वांगजी कहता है, लीसा क्या हो गया है तुम्हें? जब देखो तब चिल्लाते रहती हो। गग्गा आप कैसे झेलते हो इसे? तो लीसा वांगजी को मारते हुए कहती है, वांगजी बोलो मत, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। हाँ, और तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो वांगजी उसके पास आते हुए उसके टमी पे हाथ रखते हुए कहता है, इस नन्ही से जान का क्या होगा? जब तुम इतनी बदमाशियाँ करती हो इस हालत में तो इसका क्या होगा बताओ मुझे। मैं कब तक तुम दोनों का ख्याल रखूँ? गग्गा आप संभालो। सीजन जो सबके लिए बारबेक्यू बना रहे होते हैं वो कहते हैं, तुम दोनों भी ना बच्चे के बच्चे ही रहोगे और मैं फादर बनने वाला हूँ। गुड न्यूज़, मेरे घर में 4 बच्चे हो जाएंगे, फिर तो सब मेरा सर ही खाएंगे। ऐसे बोल करके वो सभी मस्ती मजाक कर रहे थे। अंकल किरण जो कि बैठे हुए थे पेपर पढ़ रहे थे और कर रहे थे। तभी जो जहाँ वो सेटअप लगा के रखे हुए थे वो सब वहाँ पे सभी चीज़ कर रहे थे, सभी मस्ती वस्ती करते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद वो जैसे ही घर के लिए निकलने वाले थे शाम के टाइम में, अचानक से उसकी गाड़ी टक्कर लग जाती है। ट्रक के कारण ट्रक से टक्कर लग जाती है और सभी लोग का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी जो कि 3-4 बार पलटी खाई थी, तो उसके दौरान जो लीसा थी वो ऑन द स्पॉट मर गई थी और प्रेग्नेंट होने की वजह से बच्चा भी ऑन द स्पॉट मर गया था। अंकल किरण के हाथ में चोट लग गई थी। वांगजी के दोनों पैर डैमेज हो चुके थे क्योंकि वो लीसा के साथ पीछे बैठी थी और सीजन ड्राइव कर रहे थे। सब चीज़ उलट पुलट हो चुका था और वही सारा मंजर अभी वांगजी के आंखों के सामने था और वो इन सभी बातों को सोचते हुए घर तक आ गया था। घर आने के बाद वांगजी अपने व्हील चेयर से उठता है और सोफा पे आके बैठता है और अपने हाथों को इंटरवाइन किए हुए था। उस रूम में अभी ओनली फॉर अंकल, सी चैन और वांगजी थे। अंकल कहते हैं, वांगजी तुम हॉस्पिटल गए थे? तो वांगजी कहता है, यस अंकल मैं गया था। सीजन कहते हैं, क्या हुआ है तुम्हें वांगजी? वांगजी कहता है, गग्गा बस एक स्टेप और फिर वो हमारे हाथ होगा। जिन्होंने हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है गग्गा, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे ना। सीजन कहते हैं, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हमें स्पाइडर गैंग का पता चल गया है और उनके मकसद भी, वो लोग बस हमारे फार्मूलाज को चुराना चाहते थे जो हम अप्लाई करने वाले थे उस प्रोजेक्ट के दौरान। बस वही चाहते थे और उन्हें लगा कि हम लोग, उसके बाद वो चुप हो जाते हैं। वांगजी कहता है, जी गग्गा आज तक जो कुछ भी हम सब करते आए हैं उसका हिसाब तो उन लोगों को देना होगा ना, और मुझे उसके लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है। तो सीजन उसके पास आते हुए कहते हैं, क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो? वांगजी कहता है, गग्गा प्लीज़ मैं कैसे पसंद कर सकता हूँ उसे? मेरी एज देखिए, मैं तो बस बदले में जल रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है क्योंकि रिंग का भी एक्सीडेंट हुआ था ना इसी वजह से। तो सीजन कहते हैं, होनी को कोई नहीं टाल सकता है, प्लीज़ अपने आप को संभालो तुम, ठीक है ना? इतना बोल कर के दिलासा देता है। वांगजी की आंखों में खून उतरा हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, शायद से एक पार्ट और बनेगा इसका, तो आप लोग एंजॉय करना इसको। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।